राधे राधे बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एसएसआर रीजन का नेक्स्ट पार्ट। और आज के पार्ट में हम मॉडर्न फिजिक्स के एसएसआर रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, जो जेईई नीट के प्रीवियस ईयर में आई हुए क्वेश्चन है। मॉडर्न फिजिक्स में हमने ड्यूअल नेचर के और एटॉमिक फिजिक्स के हमने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कर लिए हैं। आज करेंगे हम न्यूक्लियर फिजिक्स के एटॉमिक स्टेटमेंट, तो या फिर इसके बाद में जो स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं वो सब आज करने वाले हैं। तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जांगिड़ एंड दिस इज योर क्यूट सा प्यारा सा चैनल स्टूडेंट वाला। इसके अंदर छोटा सा एज्यूम रहेगा कि आप अपने नोट्स हैं या फिर थ्योरी है एनसीईआरटी से पढ़ कर आते हैं, लेक्चर लेकर आते हैं, नहीं भी आ रहे हैं तो हम आपको क्वेश्चन के साथ में कॉन्सेप्ट बताते हुए चलेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। इसको पॉज करना है, फिर आपको सेम से ट्राई करना है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर आपको आगे देखना कि ऑप्शन के अंदर किस प्रकार से चेंजमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको आ रहा है तो इसको आपको करना है और अगले क्वेश्चन पे जाना है। नहीं आ रहा है तो इसके कॉन्सेप्ट को आपको बताते हुए चलेंगे हम। इसके अंदर हमें बोला गया एक न्यूक्लियस के बारे में बताना है, जिसके अंदर हमें जेड अक्ष ए दिया गया है। जेड यहाँ पर क्या है, जेड यहाँ पर होता है एटॉमिक नंबर होता है, ए होता है मास नंबर, याद रखना है। तो आगे भी डिनोट कर रखा है, मास नंबर को ए से डिनोट किया जाता है और एटॉमिक नंबर को जेड से। तो इसको ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके बारे में कुछ चर्चा कर रखी है, उन चर्चाओं में आपको बताना है जो स्टेटमेंट दे रखे हैं कि उनसे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो करते हैं। इसके अंदर आपको पहला बोला गया है द सरफेस एनर्जी, जो हमारे पास सरफेस एनर्जी आती है पर न्यूक्लियन की, वह हमारी इस प्रकार से प्राप्त होती है। तो ये यही प्राप्त होती है या नहीं होती, ये आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद में कुलाम, जो इसके अंदर हम ये भी बोल सकते हैं कुलाम बाइंडिंग एनर्जी भी बोल सकते हैं, या कुलाम कंट्रीब्यूशन टू द बाइंडिंग एनर्जी बीसी इक्वल टू आता है, ये फॉर्मूला निकल कर आता है। तो इसके बाद में ये फॉर्मूला आता है या नहीं आता है, इसके अंदर आपको बताना है। थर्ड में बोला गया कि डिक्रीजिंग इन द वॉल्यूम एनर्जी आती है, वो ये फॉर्मूला निकल कर आता है। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। बाइंडिंग एनर्जी सरफेस एरिया होता है उस पर डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है। वाइल एस्टिमेटिंग द सरफेस एनर्जी इट इज अज्यूम्ड दैट ईच न्यूक्लियन इंटरेक्ट विथ 12 न्यूक्लियंस। इसके बाद में ये बोल रहा है कि जो हमारे पास न्यूक्लियंस होते हैं, वो एक न्यूक्लियन होता है, वो बाहर की तरफ 12 न्यूक्लियन से क्या करता है, कनेक्ट रहता है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। और A1 A2 A3 यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। इसके बाद में बोला गया चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। नीचे दो आंसर दे रखे हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या बोला है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसके अंदर से, सुटेबल आंसर इसके अंदर से आपको देखकर बताना है। तो इसके अंदर देखो आप क्या बोला गया। अब इन सब के बारे में बोला गया है। सबसे ज़्यादा किसकी बात कर रहा है, पहले तो ये देखो सरफेस एनर्जी, कुलाम बाइंडिंग एनर्जी जो हमारे पास आ गई, वॉल्यूम एनर्जी। इसके बाद में बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर है। फिर न्यूक्लियंस के लिए हमें फिर से बता दिया कि 12 न्यूक्लियंस के साथ में कनेक्ट रहता है। मतलब ये बाइंडिंग एनर्जी इस प्रकार से एनर्जी के ऊपर ज़्यादा बातें कर रहा है। और एनर्जी न्यूक्लियंस के अंदर से आती है। तो इसके अंदर हम जानते हैं जहाँ पर भी हम एनर्जी निकालते हैं वहाँ पर या तो हमें एटॉमिक मास नंबर मिलेगा या रेडियस मिलेगी न्यूक्लियस की। तो ये सब निकालने के लिए एटॉमिक मास नंबर और रेडिएशन में हमें एक रिलेशन प्राप्त होता है। उस रिलेशन को हम बोलते हैं R इक्वल टू R नोड 1 की पावर 1/3। याद रखना है ये किसका किसका रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है न्यूक्लियस की रेडियस का और एटॉमिक मास नंबर का। क्या आता है हमारे पास रिलेशन निकल कर आता है। और आर नोट होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू हम लेते हैं 1.2 फर्मी मीटर, यहाँ पर इसका वैल्यू रखा जाता है। ये बात यहाँ पर रखना है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर पहले ऑप्शन पे जाते हैं। तो सरफेस एनर्जी की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना है बातों को। सरफेस एनर्जी की बात कर रहा है तो सरफेस एनर्जी होती है वह एरिया पर डिपेंड करती है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके प्रोपोर्शनल होगी, एरिया की। तो और एरिया का हम जानते हैं इसका क्या, ये 2D के लिए निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा, सॉरी क्या मिलेगा, सर्किल बनेगा। तो इसका पाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको पाई स्पेरिकल भी होता है, ये स्पेरिकल का निर्माण होता है। तो इसके अंदर आती है त्रिज्या, रेडियस आएगी, तो उसकी रेडियस का आएगा आर स्क्वायर। तो मतलब ये क्या है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, रेडियस के प्रोपोर्शनल हो गया। रेडियस को स्मॉल आर कैपिटल आर से किसी प्रकार से डिनोट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये न्यूक्लियस की रेडियस है, ठीक है। हम यहाँ पर न्यूक्लियस की रेडियस आर ले रहे हैं तो यहाँ पर भी हम आर ही लेंगे। तो ये क्या हो गया, जो सरफेस एनर्जी होती है वो है एरिया के, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण ये है उसकी रेडियस के भी क्या होगा, डायरेक्टली स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके अंदर हमें जो आर की वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आर की वैल्यू ये पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा आर नोड 1 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आर नोड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ही चल रहे हैं, हमने कुछ और चेंज नहीं किया। इसके अंदर नेगेटिव साइन साथ में चलेगा, ठीक है। तो आर नोड का स्क्वायर
1 की पावर 2/3 आ जाएगा। ठीक है, हम जब इस जो समानुपाती प्रोपोर्शनल साइन है हमारे पास, इसको उठाएंगे तो हमारे पास ये कांस्टेंट आएगा और ये कांस्टेंट एक पहले से, तो इन दोनों को कांस्टेंट मिलाकर हमने इसको A1 बोल दिया है। तो हमारे पास क्या निकल के आई है, हमारे पास सरफेस एनर्जी निकल के आई है BS इक्वल टू -A1 1 की पावर 2/3, और यहाँ पर भी क्या आ रही है 1 की पावर 2/3 आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। तो इसके अंदर आपको बताना है कि जो अब एक चीज़ तो आपको यहाँ से निकल गई कि एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेडियस के, और इसके साथ में वह मास नंबर पर भी डिपेंड करेगा, एटॉमिक मास नंबर पर भी डिपेंड करता है, और इसकी कितनी पावर 2/3 पावर पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसी के थ्रू हम इसके आगे वाला भी हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक, अब इसके अंदर पहला ऑप्शन सही हो गया। सेकंड में क्या बोला गया, कूलम्ब बाइंडिंग एनर्जी। कूलम्ब बाइंडिंग एनर्जी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हुए चलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। अब सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, हाँ पढ़ा हुआ है, अगर नहीं भी पढ़ा तो हम बताते हैं आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी का फॉर्म आता है हमारे पास KQ1 Q2 अपॉन R निकल कर आता है। ठीक है, KQ1 Q2 अपॉन R निकल के आता है। Q1 Q2 इसके चार्ज हो जाते हैं, तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि इसका चार्ज Z-1 है। ठीक है, मान लेंगे, एज्यूम कर रहे हैं इसका चार्ज क्या है Z-1, और ये क्या है हमारे पास कांस्टेंट है R है, जिसको हम स्मॉल r लिख रहे हैं, कैपिटल R भी लिख सकते हैं, क्योंकि R यहाँ पर क्या ले रहे हैं, हम न्यूक्लियस की रेडियस ले रहे हैं, न्यूक्लियस की रेडियस है तो इसको कैपिटल R लिख रहा हूँ मैं, और R का वैल्यू हमारे को पता है, R का वैल्यू हम पता है, तो हम इसके अंदर रखेंगे R नोड 1 की पावर 1/3। अब R नोड और K है, दोनों क्या है कांस्टेंट है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं कोई अदर कांस्टेंट लिख सकता हूँ, जिसको A2 बोलूँगा मैं, तो इसको लिखूँगा तो मेरे पास फॉर्मूला निकल के आएगा Z-1 अपॉन 1 की पावर 1/3। यह हमारे पास आ जाएगी कूलम्ब बाइंडिंग एनर्जी, लेकिन हमारे पास यहाँ कूलम्ब बाइंडिंग एनर्जी 1 की पावर 4/3 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पूरा मैथमेटिकली कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, यदि आपको ये पता है और छोटे छोटे ये फॉर्मूले पता है तो आप इसको कर जाओगे, मैं आपको बताते चल रहा हूँ, इसको आपको साथ के साथ में नोट कर लेना है। ठीक, अब इसके बाद थर्ड में क्या बोला गया वो देखते हैं हम इसके अंदर। तो थर्ड में बोला गया है वॉल्यूम एनर्जी। तो वॉल्यूम एनर्जी के लिए हम जानते हैं हमारे पास क्या प्राप्त होता है, कि स्पेयर प्राप्त होता है। स्पेयर के लिए हमें क्या प्राप्त होता है, वॉल्यूम 4/3 πr³ प्राप्त होता है। ठीक है, πr³ प्राप्त होता है। आर की वैल्यू हम ये पुटअप करेंगे इसके अंदर, तो 4/3 πr नोड 1 की पावर 1/3 का होल क्यूब आ जाएगा। तो इसके बाद में आगे और सोल्व करेंगे तो 4/3 R नोड का क्यूब और 1 की पावर और 3/3 हो जाएगा, तो 1, तो 1 की पावर आ जाएगा 1। तो इसको मैं कांस्टेंट लिख सकता हूँ क्या, इस वाले को, इसको मैं कांस्टेंट लिखूँगा A3, तो आ जाएगी हमारी बाइंडिंग एनर्जी वॉल्यूम आ जाएगी 4/3 को हमने कांस्टेंट लिख लिया A3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक अलग ही फॉर्म निकल के आ गए, और यहाँ पर भी यही दे रखा है, तो सी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ सी ऑप्शन भी करेक्ट है और ए ऑप्शन भी करेक्ट है। अब इसके आगे और चलते हैं, इसको आप ध्यान में उतर लेंगे। अब इसके बाद में आगे और देखते हैं, आगे और देखेंगे तो इसके अंदर अभी आपको क्या बिल्कुल फील के साथ में धीरे धीरे समझा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर होंगे। देखो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किससे क्लियर हो गया, इसे आर नोड, और इसके साथ में हमें जो सरफेस एनर्जी है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। अब इसका वॉल्यूम का एनर्जी का पता चल गया, उसमें ये पता चल गया कि न्यूक्लियस का साइज कैसी होती है, स्पेरिकल होती है, जो 3D साइज हो जाएगी इसकी। तो वॉल्यूम आएगा वो किसके लिए आता है, 3D के लिए आता है। ठीक है, वाइल द एस्टिमेटिंग द सरफेस, इसका पहले नहीं, इसको देखते हैं डी को, डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एनर्जी। जो सरफेस है, हम जो हमारी जो बाइंडिंग एनर्जी है वह सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है। किस प्रकार से, जब हमारी बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होती है सरफेस एरिया से दूर जाने पर, सरफेस एरिया से, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है वो देख लेते हैं पहले। जब बाइंडिंग एनर्जी है दो न्यूक्लियॉन्स को तोड़ने का काम करती है, बाइंडिंग एनर्जी क्या करती है, दो न्यूक्लियॉन को तोड़ने का काम करती है, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकूँ दो न्यूट्रॉन को तोड़ने का काम करती है। तो न्यूट्रॉन को मान लो एक न्यूट्रॉन यहाँ पर है और एक न्यूट्रॉन यहाँ पर मिलेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, अब ये पास पास हैं तो इनको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा है, तो हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिएगी, तो बाइंडिंग एनर्जी इनकी ज़्यादा हो जाएगी। अब जैसे जैसे ये दूर जाएंगे, जैसे ये जैसे दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स हमेशा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही अप्लाई होता है। ठीक है, कि इसलिए फर्मी मीटर के लिए, इसके फेम्टोमीटर होता है उसके लिए ही अप्लाई होता है। तो इसके अंदर यहाँ से दूर जाते हैं तो दूर से पास लाएंगे, तो इसके अंदर हमें बाइंडिंग एनर्जी दूर के लिए कम ही चाहिएगी,
जाएंगी, तो दूर जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, दूर से अंदर ला रहे हैं, तो इसके अंदर नेगेटिव साइन आएगा, और नेगेटिव साइन के कारण और दूर के कारण इसका ये क्या करेगी, बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज करेगी, बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज करती है। तो इसके अंदर सी डी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में लास्ट ऑप्शन है, इसके अंदर हमें बोला गया है कि वाइल एस्टिमेटिंग द सरफेस एनर्जी इट्स अज्यूम दैट, जो हमारी सरफेस एनर्जी होती है, सरफेस एनर्जी मतलब एक जो हमारे पास एक न्यूक्लियन होता है, इसके चारों तरफ जो न्यूक्लियंस होते हैं, तो इसको समझाते हैं। हम इसको 3D में वॉल्यूम लेंगे तो हमारे पास ये क्या न्यूक्लियंस है, ये क्या न्यूक्लियंस है। अब इन न्यूक्लियंस के अंदर एक दूसरे से कनेक्ट है, ये न्यूक्लियन एक दूसरे से कनेक्ट है। इसको देखो मैं अच्छी तरीके से बनाता हूँ, ये न्यूक्लियन देखो एक दूसरे के क्या है, कनेक्ट है। अब यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्ट करने के बाद में देखो यहाँ पर जो ये स्पेस बच रहा है, यहाँ पर इसी स्पेस के साइज़ का मैं अदर कोई एक न्यूक्लियस डालता हूँ, यहाँ पर कोई अदर न्यूक्लियस डालता हूँ, तो वह अपने चारों तरफ अपने पूरे 3D एरिया के अंदर अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं, अप्रोक्स 12 न्यूक्लियंस को क्या करता है, कनेक्ट करता है, उनके साथ में टच में आता है। फिक्स 12 नहीं आता, 12 अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं, अप्रोक्स 12 आता है। तो यहाँ पर इसने क्या बोला कि न्यूक्लियंस विद 12 न्यूक्लियंस, या फिक्स बता रहा है, इसके अंदर अप्रोक्स या फिर इसके अंदर ओनली, इस प्रकार से किसी प्रकार का वर्ड यूज नहीं हुआ, तो हम इसके अंदर बोलेंगे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अपने चारों तरफ 12 न्यूक्लियंस को ही क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, ये लेक्चर आजकल क्या है कि हटा रखा है इसके नीट के अंदर से, जेई के अंदर से, तो इसको इसलिए नहीं ज़्यादा समझाया जाता है, लेकिन हमने आपको इसको पूरे तरीके से बता दिया है। अब इसके अंदर देखो हमारा ए सही है, बी सी सही है और डी सही है, तो ए सी डी किसके अंदर है देखते हैं। इसके अंदर ए नहीं आया तो ये नहीं होगा, इसके अंदर सी और डी है, चलो इसके अंदर ए नहीं है तो ये भी नहीं होगा, इसके अंदर ए बी सी डी नहीं है तो इसके अंदर बी आ गया, बी नहीं होता तो सी भी नहीं होगा। और इसके बाद में हमें क्या मिला है, डी में मिला है बी और सी, तो बी और सी तो वैसे ही नहीं हो सकता, इसका मतलब कोई भी आंसर नहीं होगा, इसका मतलब कोई भी आंसर नहीं है, क्योंकि ए सी डी तो हमें कहीं पर मिला ही नहीं। तो अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर मेरे बोला है इसने क्या बोला है, अप्रोप्रिएट, मतलब एकदम से सटीक आंसर, मतलब कि सटीक भी नहीं, मतलब उसके पास कहीं कहीं इर्द गिर्द या इनमें से दो दे रखा है, हमें ऑप्शन में जो दे रखा है उनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इसके अंदर देखो ये वाला ज़्यादा सही है, क्योंकि इसके अंदर एक भी गलत ऑप्शन नहीं है, तो इसके अंदर बी आंसर हमारा आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको बताया। जेई के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे, उसको आपको स्वयं से पोस्ट करना है और ट्राई करना है। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपको एक बार पहुंच करना है और इसका स्वयं से आंसर देना है। दोनों इजी क्वेश्चन है, और ये एक तो हमें अभी अब बता कर गए हैं, उसी के बेस पर क्वेश्चन है, और ये एक आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में वही क्वेश्चन है। तो ठीक है, अब इसके अंदर देखो पहले में क्या बोला गया है, ए फ्री न्यूट्रॉन डिकेड इनटू ए प्रोटॉन। यहाँ पर समझा देते हैं पहले क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या बोला गया है, जो फ्री न्यूट्रॉन होता है वह डिके कर सकता है प्रोटॉन को, क्या कर सकता है, प्रोटॉन डिके कर सकता है, लेकिन एक फ्री प्रोटॉन होता है, एक फ्री खुद प्रोटॉन न्यूट्रॉन को डिके नहीं कर सकता। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न हमें क्या मिलेगा, तो हम इसके रीज़न को देखते हैं। हमें पहले हम जानते हैं मास के बारे में जानते हैं। मास क्या होता है, मास एनर्जी का फॉर्म होता है। मास क्या होता है, एनर्जी का फॉर्म होता है। एनर्जी क्या होती है, मास का फॉर्म होती है। मतलब एक रूप से दूसरे रूप में जाने के लिए हमें क्या, तो यदि एनर्जी निकल रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो मास भी क्या हुआ, इंक्रीज डिक्रीज होता है। अब ये बात मैंने यहाँ पर क्यों बताई, आपको ये बताने के लिए, देखो न्यूट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 -27 हमारे पास आता है केजी। और उसके बाद में मास ऑफ प्रोटॉन आता है 1.6726। आज मैंने इसको ज़्यादा ही लाइटली ले लिया है, इसको ज़्यादा हेवीली ले लिया है। देखो मैंने इसका पूरे पॉइंटों के साथ में इसको बताया आपको, ऐसे हल्के में नहीं लिया है कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27 लिखो, ठीक है बच्चों कर दो, नहीं। आज इसको मैंने पूरे डीपली के साथ में बताना है, इसलिए ज़्यादा ही हो गया, इसको बहुत दिन हो गए बदमाशी करते हुए। तो इसको देखो आप किस प्रकार से करेंगे, अब आज इसका पूरा हम बताते हैं आपको। जो एक्चुअल मास होता है, जो एक्चुअल में मास होता है, जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वह मास ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा होता है।
मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। हम AMU की बात करते हैं तो AMU भी में भी अभी 1 नहीं मिलता, कभी भी 1 नहीं मिलता है, याद रखना। उसके अंदर मिलता है 1.0083 और एक दूसरे में मिलेगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लिए इससे थोड़ा कम और मिल जाएगा, इस प्रकार से आगे मिलता है। लेकिन हम इसको अप्रोक्स क्या बोल देते हैं, 1 AMU बोल देते हैं। और इसके बाद में हमें जो टोटल मास देखते हैं, टोटल मास में हम ये बोल देते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास हम क्या बोलते हैं, टोटल जो एटम होता है उसका मास बोल देते हैं। लेकिन हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मास भी ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास ऐड करते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वह 1.8737 टाइम्स होता है। जो हमारे पास प्रोटॉन का मास होता है, जो प्रोटॉन का मास होता है उसके मास का 1/1837 टाइम्स क्या होता है, छोटा होता है इलेक्ट्रॉन का मास। इसलिए हम इसको इसके अंदर कनेक्ट नहीं करते, इसको कैलकुलेट नहीं करते। ये मास का हमने और भी बढ़िया तरीके से डीपली से आपको लेक्चर के अंदर समझाया है। अब इसके अंदर यहाँ पर देखो, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, मास की बातें। मास का, इसका जो मास होता है वो एक्चुअल में बड़ा होता है, इसका क्या होता है, छोटा होता है। ये मैंने आपको लिख कर भी बता दिया। अब कोई बड़ी चीज़ है, मैं ऐसा मानो कि 2 को है वो 1+1 में तोड़ सकता हूँ, इसको क्या डिवाइड कर सकता हूँ, 2 को मैं 1+1 में डिवाइड कर सकता हूँ। लेकिन वह क्या 1 को 2+1 में, 3+1 में या फिर 1+1 में इस प्रकार से बड़ी संख्या में डिवाइड कर सकता हूँ? क्या 1 से मैं कोई बड़ी संख्या प्राप्त कर सकता हूँ? अकेला यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को 1 चाहिए, तो यहाँ पर मैं अकेला 1 चाहिए तो इसको मैं 2 संख्याओं में डिवाइड कर सकता हूँ, बड़ी संख्याओं में नहीं कर सकता। लेकिन 2 है, 2 को मैं 2 संख्याओं में डिवाइड कर सकता हूँ। 2 को मैं क्या कर सकता हूँ, 2 संख्याओं में डिवाइड कर सकता हूँ, और वो भी पूर्ण संख्याओं में, पूर्णांक संख्याओं में डिवाइड कर सकता हूँ। इस कारण से जो बड़ी संख्या होती है उसको छोटी में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बड़ी को छोटी में कन्वर्ट, छोटी को बड़ी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब ये बात यहाँ पर अप्लाई होती है जब प्रोटॉन होता है, जो न्यूट्रॉन होता है उससे प्रोटॉन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि मास इसका ज़्यादा होता है। तो न्यूट्रॉन के मास से प्रोटॉन के मास में हमें क्या मिलता है, मास डिक्रीज मिलता है। जब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन जाती है तो मास क्या मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा। यहाँ पर मास क्या करेगा, लिख देता हूँ मैं, डिक्रीजेज प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन जब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन जाते हैं तो मास क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। मास क्या कर गया, इंक्रीज कर गया है। अब मास इंक्रीज कर गया तो प्रोटॉन मास लाए कहाँ से, प्रोटॉन के पास तो मास कम था, लेकिन इसके इंक्रीज कहाँ से किया, इसका बढ़ा कहाँ से मास है। लेकिन हमने तो कुछ को ना तो इसको एनर्जी दिया ना कुछ छोड़ दिया, तो फ्री है। ये क्या है, फ्री है, और फ्री है तो इसके पास कोई भी साथ नहीं है, अकेला है, और अकेले को कोई कुछ भी नहीं देता है, अकेले इंसान को कोई कुछ भी नहीं प्रोवाइड कराता है। तो ये फ्री हो गया, उसको स्वयं से कुछ करना होगा, किसी के साथ में सहयोग करके या किसी साथ में उसको साझा करके अपने साथ कुछ करना होगा, अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो ये देखो, अब ये प्रोटॉन यहाँ पर अकेला, तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन का निर्माण नहीं कर सकता, अकेला प्रोटॉन न्यूट्रॉन का निर्माण नहीं कर सकता। हालांकि हम बीटा डीके के अंदर पढ़ते हैं, बीटा डीके में पढ़ते हैं कि न्यूट्रॉन से प्रोटॉन प्राप्त होता है, वहाँ पर हमें मास डिक्रीज प्राप्त होता है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। लेकिन बीटा डीके में ये भी पढ़ते हैं प्रोटॉन से हमें न्यूट्रॉन मिलता है, लेकिन वहाँ की पूरी कंडीशन ये होती है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन बनाते हैं, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूट्रॉन बनाते हैं। ये एक्चुअल पूरी कहानी होती है। तो इस कारण हम आपको बोलेंगे जो हमारे पास फ्री न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन फ्री प्रोटॉन होता है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसका रीज़न है न्यूट्रॉन हैज लार्ज रेस्ट मास। तो क्या आता है, प्रोटॉन से क्या जाता है, इसका मास ज़्यादा होता है, तो डी आंसर इसके अंदर क्लिक हो जाएगा, इसके अंदर ये डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन का आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया तो हम आपको दोबारा बताते हैं। प्रोटॉन का मास होता है वो न्यूट्रॉन के मास से कम होता है, और न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है। तो न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा कारण इसको छोटे मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन छोटे मास को बड़े मास में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता अकेले। फ्री को बता रहे हैं, यहाँ पे फ्री की बात हो रही है, ठीक है। तो फ्री को नहीं किया सकता, इसको संयोग करके ही हम इसको क्या कर सकते हैं, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही बात इसके अंदर आती है। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहले को आपको बोला गया है असर्शन, और दूसरे स्टेटमेंट को आपको यहाँ पर बोला गया है रीजन, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोल देते हैं, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 1 इज लेबल्ड एज ए असर्शन एंड सेकंड इज द लेबल्ड एज ए रीजन, ठीक है। फर्स्ट को असर्शन और सेकंड को रीजन बोला गया है। अब इसके अंदर से आपको बताना है कि रीजन सही है या नहीं, असर्शन सही है या नहीं, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग, या फिर ए इज करेक्ट, बी इज नॉट करेक्ट, इसकी तरफ की किसका कंडीशन बन सकती है वो आपको बताना है। तो यदि देखो
क्या बोला गया असर्शन में, द न्यूक्लियर डेंसिटी, किसकी बात करता है, आइए न्यूक्लियर डेंसिटी की बात कर रहा है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी किसकी, न्यूक्लियट्स की। हमें यहाँ पर न्यूक्लियट्स दे रखे हैं, उनकी डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है, और उनको हम इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं क्या, न्यूक्लियर डेंसिटी को हम इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं क्या, यही इन्हीं के लिए नहीं किसी भी न्यूक्लियर डेंसिटी को इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं क्या, ये मेरा आपसे क्वेश्चन आप बताएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे जो रीजन है उसके अंदर क्या बोला गया है, रेडियस आर, क्या होता है, न्यूक्लियस की रेडियस आर रिलेटेड टू मास नंबर ए, रिलेटेड टू मास नंबर ए, रेडियस और मास नंबर होता है, इसके अंदर हम अभी रिलेशन बताकर आए हैं, वही रिलेशन देखो यहाँ पर लिख दिया इसने, वही रिलेशन इसने यहाँ पर लिख दिया। क्या ये रिलेशन सही है, बिल्कुल सही रिलेशन है। हम जानते हैं कि रेडियस के अंदर और मास नंबर के अंदर हमारे पास रिलेशन निकल कर आता है, आर इक्वल टू आर नोड ए की पावर 1/3 निकल कर आता है, जहाँ पर आर होता है न्यूक्लियस की रेडियस, आर नोड होता है कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू 1.2 फर्मी होती है, ए होता है मास नंबर, ठीक है। ये रिलेशन निकल कर हमारे पास आता है। अब इस रिलेशन में मैंने आपको एनर्जी की सभी फॉर्म बता दी, वॉल्यूम भी मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से मास नंबर पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, डेंसिटी रह गया था, डेंसिटी को भी बता देते हैं। डेंसिटी का क्वेश्चन देखो इसी को रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड ही इसी का आंसर आ जाएगा। देखो डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी को रो से लिखा जाता है और वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास किसका, पूरे एटम का मास, पूरे एटम का मास, तो उसको क्या हम ए लिखेंगे, पूरे एटम के मास को ए लिखा जाता है। ये एटॉमिक मास नंबर होता है, ये क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर होता है, ना कि ये मास होता है, याद रखना इस बात को, ये एटॉमिक मास नंबर होता है। तो ये सर मास कब बनेगा, जब इसको यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, मास बन जाएगा, एटम का मास बन जाएगा। लेकिन हम इसको यहाँ पर यू से नहीं करेंगे क्योंकि हमें पर्टिकुलर न्यूक्लियड का पता नहीं है, तो हम इसको एम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मास कितना आ जाएगा, एम इंटू ए अपॉन जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, स्पेरिकल है, स्पेरिकल के लिए वॉल्यूम निकल कर आता है 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब आर की वैल्यू मैं ये इसके अंदर पुट कर देता हूँ, तो ये वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, स्मॉल एम ए अपॉन 4/3 पाई आर नोड का क्यूब ए आ जाएगा। सीधा डायरेक्ट कर दिया मैंने, आर नोड ए की पावर 1/3 का होल क्यूब करूँगा तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, यहाँ पर करके बता देता हूँ मैं आपको, आर नोड की पावर 3 ए की पावर 1 निकल कर आता है। यही आंसर आ गया था, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास ए से ए कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल होते ही हमारे पास क्या बच गया, एम अपॉन 4/3 पाई आर नोड क्यूब, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट, तो हमारे पास वेरिएबल कुछ बचा ही नहीं। तो हमारी डेंसिटी होती है, डेंसिटी न्यूक्लियर की डेंसिटी होती है, वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके कारण हम इसको किसी प्रकार से अरेंज नहीं करेंगे। तो इसके अंदर असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज आर करेक्ट, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो इसके अंदर देखो फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज करेक्ट, इस प्रकार से आ जाएगा, किसी भी प्रकार से बोल सकता है। लेकिन डेंसिटी डिपेंड नहीं करती है, एक्चुअल में डिपेंड करती भी है, लेकिन वो उसकी कंडीशन अलग होती है, वो हम आपको लेक्चर में बता देंगे। लेकिन यहाँ पर डेंसिटी डिपेंड नहीं कर रही है और डिपेंड करती भी नहीं है, ये मान लो कि डेंसिटी वो डिपेंड नहीं करती है। डेंसिटी कितनी होती है न्यूक्लियस की पर केजी, 27 10⁻27 kg पर वॉल्यूम। इसके आगे भी कुछ अप्रोक्स वैल्यू होती है, लेकिन मैं जो यहाँ पर अप्रोक्स बता रहा हूँ कि 10⁻7 होती है। इतने छोटे से भाग में, इतने छोटे से न्यूक्लियस कितना होता है, इतना छोटा सा होता है, उसकी डेंसिटी कितनी बहुत ज़्यादा, 10⁻7। यहीं पर मैं यदि जल की लेता हूँ वाटर की, तो 1 kg वाटर की डेंसिटी हमारे पास 10⁻3 निकल कर आती है, 10⁻3 kg, 1 kg के लिए 10⁻3 kg पर वॉल्यूम डेंसिटी आती है। मतलब 1 kg कितना जगह जगह गिरता है, लेकिन उसकी डेंसिटी क्या है, बहुत कम है। अब इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा, और इतना सा मान लो कि एक कमरा है और कमरे में एक सुई है, नोज पिन है, उस पिन का आगे वाला हिस्सा, उस पिन का आगे वाला हिस्सा, वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, पूरा मास मिलेगा 10⁻7 पे, वहाँ पर हमें पूरा मास मिलता है, पूरा चार्ज मिलता है, पॉजिटिव चार्ज। और इसकी डेंसिटी कितनी हो, 10⁻27 अप्रोक्स, ठीक है। तो अगले के लेक्चर में लेकर आएंगे बढ़िया से स्टेटमेंट, तो पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।